कर हमारे साथ अविनाश जी, बहुत स्वागत करते हैं। सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, बाजार ने तो आज काफी दमदार क्लोजिंग दी, एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है बाजार में आज, खासतौर पर एक्सपायरी के दिन। क्या ये हम ट्रेंड एक्सपेक्ट करें आने वाले दिनों में भी बाजार के लिए? क्या राय रहेगी मार्केट पर? स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए आज का जो सेशन था वो एक्सपायरी लेड ड्रिवन था। थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आज आई है। मेरा मानना है कि मार्केट में जो 16,400 का लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगर मार्केट्स आने वाले दिनों में मेंटेन करता है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में ये अपसाइड जो है वो जारी रहेगी। बट जैसे आपने प्रोग्राम में कहा कि रुपया कंसिडरेबली वीक हो चुका है, क्रूड के प्राइसेस $124-25 हो चुके हैं, तो ये जो हेडविंड्स है वो थोड़े से मार्केट के लिए चिंता देंगे। अगर मान लीजिए कि रुपया थोड़ा सा और वीक होता है, क्रूड थोड़ा सा और बढ़ता है, तो हो सकता है कि बाजार में थोड़ी सी हल्की मुनाफा वसूली भी आ सकती है। बट नेट 16,400 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग आएगी, लेकिन इंडेक्स को सपोर्ट करने के लिए क्रूड और रुपया का जो लेवल है वो थोड़ा सा अगर सॉफ्ट होता है तो मार्केट्स में और तेजी शॉर्ट टर्म में आ सकती है। ओके, और बाजार पे तो ये रही आपकी राय। इसी बाजार में हफ्ते भर की खरीदारी करनी हो तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे अविनाश जी? इनफैक्ट स्वाति, पोजिशनल व्यू के लिए हमको एग्रोकेमिकल क्लियर यूपीएल काफी पसंद है। ऊपरी लेवल से काफी करेक्ट हो चुका है, करीबन 748 का लास्ट करंट प्राइस है। हमको लग रहा है कि अगर 8 से 10 दिन का नजरिया है तो 780-790 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। और ये काफी अच्छी वेल पोजीशन फंडामेंटल कंपनी, हमको लग रहा है बारिश अगर अच्छी आती है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में तो अपसाइड आएगा ही, लेकिन यूरोप और लैटिन अमेरिका में भी काफी अच्छे इनके बड़े ऑपरेशंस है। तो यहाँ पे 727 का एक स्टॉप लॉस रखिए और 780 to 790 का एक शॉर्ट टर्म रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको खरीदा जा सकता है। साथ ही मुझे लग रहा है कि बायोकॉन में एक तेजी का कारण ये है कि कंपनी ने कहा है कि एक नया ड्रग मॉलिक्यूल के ऊपर वे काम कर रहे हैं और जल्दी उसको मोनेटाइज करेंगे। मेरा मानना है कि फार्मा सेक्टर काफी समय तक अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन ऐसे वोलेटाइल मार्केट्स में फार्मा सेक्टर में आपको निवेशित रहना चाहिए। और पॉसिबली मुझे लग रहा है कि ये जो नया मॉलिक्यूल है वो पॉसिबली फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 में इसका बेनिफिट कंपनी को देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अभी तो ये माइनस है, बट मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया 6 to 12 मंथ्स का है तो इसमें जरूर होल्ड ऑन करिए। मुझे लग रहा है कम से कम 8 से 12 महीने में एक अच्छा खासा अपसाइड यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे बिकवाली ना करे बट होल्ड करे, बट टाइम फ्रेम कम से कम 6 to 12 मंथ्स रखें। बात ही मुझे लग रहा है कि इन्होंने एक अच्छे लेवल पे एंट्री की है, और जैसे आपने कहा कि क्रूड की कीमतें जैसी बढ़ती है वैसे अपस्ट्रीम कंपनी जैसे ऑयल इंडिया को काफी फायदा होता है। मेरे ख्याल से इनको कम से कम 3-4 महीना तो ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि क्रूड की कीमतों में अभी इमीडिएटली कोई गिरावट आएगी। तो होपफुली जुलाई में या अगस्त में, होपफुली जब नंबर्स इसके पहले तिमाही के आएंगे तभी शायद थोड़ा सा मुनाफा वसूल करे। अभी फिलहाल होल्ड करे, और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ऑयल अगर $110-115 के ऊपर रहता है तो इनके लिए काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के रिकॉर्ड देखने को मिलेगी, क्योंकि क्रूड बढ़ता है तो इनका मुनाफा भी बढ़ता है। मुझे लग रहा है देखिए अडानी पावर का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है स्वाति की, चौथे तिमाही में पहली बार इस कंपनी ने मुनाफा किया है। बहुत समय तक ये लॉस मेकिंग कंपनी थी। पावर जनरेटिंग कंपनीज में अभी एक अच्छी नई तेजी आई है, क्योंकि टैरिफ रेट्स बढ़ रहे हैं, प्लस पावर का जो थीम है वो मार्केट्स को काफी पसंद आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा सा और समय इसमें बिताना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाला साल दैट इज FY23 में और तेजी से प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी एक 15-16% की अपसाइड मिलेगी। तो उस समय थोड़ा सा ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 6 to 8 मंथ्स का नजरिया रखें। ये काफी बड़ा मोमेंटम काउंटर है, लेकिन अभी फंडामेंटल्स भी अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं होल्ड करने की राय दूंगा। मुझे लग रहा है देखिए स्वाति, आपने सही कहा कि क्रूड के कीमतें बढ़ती है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट तो बढ़ता ही है, लेकिन अभी कंपटीशन पेंट सेक्टर में बहुत तेजी से आ रहा है। हमने देखा कि JSW, ग्रासिम ये नई फैसिलिटीज कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव सिनारियो बहुत एक्यूट होने वाला है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इंक्रीमेंटल अपसाइड इस लेवल से जरा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि क्रूड अगर गिरता नहीं है, कंपटीशन बढ़ता है, तो कंपनी को मार्जिन्स में दबाव आएगा। तो मेरे ख्याल से ये सेल ऑन राइज वाला कैंडिडेट है। मैं समझता हूँ कि इनको कोई भी अगर उछाल मिलता है तो इनको यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। मैं समझता हूँ दूसरे जो सेक्टर्स है जैसे कैपिटल गुड्स है, ऑटो है, फार्मा है, वहां पे पैसा निवेश करिए, क्योंकि वहां पे रिस्क रिवॉर्ड पेड सेक्टर के मुकाबले में काफी अच्छी रहेगी। नहीं स्वाति, यहाँ पे भी मैं मेरा व्यू मेंटेन करना चाहूंगा। आपके शो पे पहले भी मैंने कहा है कि मेटल सेक्टर पे हम नेगेटिव है। मुझे लग रहा है कि देखिए वैसे भी हिंडाल्को को इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल में स्टॉक खरीदा है। मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए मेटल सेक्टर काफी नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि ग्लोबली प्राइसेस थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, डोमेस्टिक डिमांड भी इफेक्ट हो चुकी है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है।
तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी अगर कोई उछाल मिलता है तो यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मेटल सेक्टर में और थोड़ी गिरावट होने की हमको आशंका लग रही है। होपफुली अप्रैल टू जून क्वार्टर अगर अच्छा नहीं होता तो इस लेवल से भी काफी और गिरावट हिंडाल्को में आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निकल जाए, क्योंकि मेटल सेक्टर में ऑलरेडी थोड़े वीकनिंग साइंस दिख रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए आईएक्स ने, आपने सही कहा कि इनके जो पावर एक्सटेंडेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसमें डेफिनेटली इनका वॉल्यूम बढ़ेगा। और अभी भी आईएक्स एक मोनोपोली प्लेयर है, करीबन 95% का मार्केट शेयर ये एंजॉय करते हैं। मुझे लग रहा है कि बोनस के बाद शेयर थोड़ा सा ढीला जरूर हुआ है, लेकिन अगर इनका नजरिया कम से कम 12 से 15 महीना है तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन, क्योंकि जो गैस का फ्यूचर का बिजनेस इन्होंने शुरू किया है यहाँ पे भी अभी ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा इंतजार रखिए। 6 से 12 महीने की अवधि अगर ये होल्ड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी एक 15-16% की अपसाइड मिलेगी। तो करंट लेवल्स पे होल्ड करने की राय रहेगी। मुझे लग रहा है कि स्वाति ये भी मेटल सेक्टर का ही बड़ा कैंडिडेट है। और जैसे मैंने कहा कि मेटल प्राइसेस ग्लोबली वीक हो चुके हैं, हम काफी कंपनी से बात कर चुके हैं, तो वहां पे एक ही इनपुट मिला है कि इन्फ्लेशन ने डोमेस्टिक डिमांड तो इफेक्ट कर ही दिया है, ग्लोबली भी मेटल प्राइसेस वीक है। तो यहाँ पे भी मेरी राय रहेगी कि टाटा स्टील में हो सके तो कोई भी उछाल में इनको थोड़ा सा पोजीशन उनको हल्का करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर अप्रैल जून क्वार्टर के नंबर्स खराब आते हैं तो डेफिनेटली इसमें थोड़ी सी और कटौती देखने को मिलेगी। तो यहाँ से सेल ऑन राइज की राय रहेगी। इसमें डेफिनेटली जो करंट प्राइस है वहां पे भी अगर वो थोड़ा बुक करते हैं और दूसरे कोई सेक्टर में पैसा डालते हैं तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड इनके लिए अच्छा रहेगा। इनफैक्ट देखिए स्वाति, बारिश तो पिछले साल भी थोड़ा सा कम था शुरुआत में, लेकिन बाद में मोमेंटम पिकअप हुआ। तो मैं इन्वेस्टर को यही कहूंगा कि आपको इस फोरकास्ट से घबराना नहीं चाहिए। अगर आपका नजरिया कम से कम 6 से 12 महीना है तो एनएफएल एक काफी वेल एस्टेब्लिश्ड यूरिया प्लेयर है। और किस प्रकार की प्रॉफिटेबिलिटी हमने देखी है कि पोस्ट यूक्रेन रशिया का वॉर होने के बाद फर्टिलाइजर प्राइसेस ग्लोबली भी बढ़ चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ग्लोबल मार्केट्स में तो प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी अगर मानसून अच्छा होता है और होपफुली अच्छा होगा तो इसमें अच्छी बढ़त आएगी। तो 47-48 रुपीज में मुनाफा लॉस बुक मत करिए। मेरे ख्याल से कम 6 to 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए। और मुझे लग रहा है हो सकता है कि एक 6 से 8 महीने में आपको नॉट ओनली कॉस्ट प्राइस बट आपका कॉस्ट प्राइस के ऊपर थोड़ा मुनाफा भी कमाने को मिलेगा। तो प्लीज होल्ड ऑन। नहीं, मुझे लग रहा है कि आपने सही कहा स्वाति कि क्रूड ऑयल का प्राइस का बढ़ना इनके लिए बहुत खराब है, प्लस कोरोना के केसेस अगर बढ़ते हैं तो इनके लिए दिक्कत रहेगी। इनफैक्ट अभी इनका जो चौथे तिमाही का रिजल्ट आया वो काफी खराब था। हमारा मानना है कि देखिए एक जो पॉजिटिव्स है स्टॉक में वो भी है, जैसे कि अनलॉकिंग थीम हुई थी तो लोगों ने एविएशन पे सेक्टर पे बेट किया था, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जो अभी भी काफी खर्चों के के अंडर दबा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो इनके लिए और दिक्कत रहेगी। तो मेरे ख्याल से इनका नजरिया अगर शॉर्ट टर्म है, इन्होंने अगर सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के लिए लिया है तो बिल्कुल निकल जाए, लेकिन अगर 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम है तो ही इसमें होल्ड करे, क्योंकि इंडिगो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो 50% मार्केट शेयर कमांड करता है और ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अगर 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम है तो होल्ड करिए, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट करंट लेवल्स पे बुकआउट करने की राय रहेगी। इनफैक्ट स्वाति, आज जो स्टॉक मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ वो बेसिकली एक जेम्स और ज्वेलरी कंपनी है जो बेसिकली कस्टमाइज्ड ब्राइडल ज्वेलरी बनाती है। और ये कंपनी गुजरात बेस्ड है। कंपनी का नाम है राधिका ज्वेल टेक। इनफैक्ट ये कंपनी जनवरी में एसएमई प्लेटफॉर्म से मेन प्लेटफॉर्म पे आई है। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है इस साल काफी अच्छा है। करीबन 235 करोड़ का रेवेन्यू है, 35 करोड़ का कामकाजी मुनाफा है और 27 करोड़ का प्रॉफिट किया है। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे इस कंपनी में देखने को मिली वो ये है कि प्रोमोटर्स इस बिजनेस से कम 30-35 साल से हैं और बेसिकली कस्टमाइज ब्राइडल ज्वेलरी में इनका काफी बड़ा एज है। और सौराष्ट्र और राजकोट में जो बहुत ही बड़े प्लेसेस होते हैं जहाँ पे जेम्स और ज्वेलरी के आर्टिशंस काम करते हैं, वहां पे इनकी अच्छी पकड़ है। कंपनी ने कहा है कि आने वाले 3 से 6 महीने में और एक ज्वेलरी का शोरूम वो सेटअप कर रहे हैं और ये करीबन 4 गुना उनके एग्जिस्टिंग शोरूम से बड़ी होगी। तो अनुमान है कि यहाँ से भी करीबन 70-75 करोड़ का रेवेन्यू आपको FY23 में देखने को मिलेगा। तो इस साल FY22 में रेवेन्यू करीबन 235 करोड़ था। हमारा मानना है कि करीबन 375-400 करोड़ का रेवेन्यू आपको FY23 में देखेगा और अर्निंग्स कम से कम 18 या 19 रुपए आएगी। तो मुझे लग रहा है कि देखिए ये स्टॉक डेफिनेटली उन निवेशकों के लिए जो लंबी अवधि के लिए अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि वैल्यूएशंस काफी सस्ते हैं और आने वाले सालों में अगर होपफुली अर्निंग्स ट्रैक्शन अच्छी होती है तो इसमें डेफिनेटली अच्छी रिस्क एपेटाइट आएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे करीबन 290-300 का टारगेट प्राइस लेके इसको जरूर एक्यूमुलेट करें। बट मैं यही कहूंगा कि ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट कॉल है, इसमें ट्रेडिंग मत